Hello dear friends, you're most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज डेट 8 जुलाई 2020 और हम डिस्कशन करेंगे दैनिक जागरण। तो डियर फ्रेंड्स, आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कौन कौन सी न्यूज आज के। तो पेज नंबर फर्स्ट पर अगर हम चलें तो पेज नंबर फर्स्ट पर हमारे लिए न्यूज आज अगेन, दूसरे इलाकों से भी अटेगा चीन। तो दूसरे इलाके कौन कौन से हैं और पहले कहां से अटा चीन? तो कल हम जब ने देखा था न्यूज में, तो जो गलवान वैली है, गलवान घाटी वहां से चाइना हट गया था। एंड अब दूसरे इलाके हैं जो कौन कौन से, वो भी हम देखेंगे। तो यहां पर देखिए माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे इलाकों से भी हटने लगा चीन। तो ये क्या है पूरा, इसको कंप्लीट देखेंगे। दूसरे इलाके यहां पर जब हम देखेंगे गलवान घाटी है, उसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से टेंट और साजो सामान समेत पीछे हटी है पीएलए मींस पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो यहां पर जब हम इसको डायग्राम को देखेंगे माय डियर फ्रेंड, डायग्राम को देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से चाइनीज आर्मी ने यहां पर अर्थ अमेजिंग कंपनी मेसा टेक्नोलॉजीज 28 जून को गलवान घाटी के बारे में, ये गलवान जो घाटी है उसमें चीन सेना ने कैंप लगाने की सैटेलाइट की तस्वीर जारी की थी। और नई तस्वीर पर पता चला है कि सेना ने कैंप उखाड़ लिए। मींस यहां पर चाइनीज सेना के कैंप थे, यहां पर कैंप थे। अब देखोगे प्रेजेंट में, ये पहले की तस्वीर थी और अब ये 16 जून के आसपास की तस्वीर है और 28 जून को आप देखोगे तो यहां से हटा लिया है पीएलए आर्मी ने। सो दीज आर द तस्वीर मींस पिक्चर्स शोइंग दैट चाइनीज आर्मी जो है वो पीछे हट गई है। मींस जो उसने स्टैंड ऑफ कर रखा था वो पीछे हो गया है। चलिए डियर फ्रेंड्स, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट है न्यूज वो हमारे, तो यहां पर क्या लिखा हुआ माय डियर फ्रेंड्स की यहां पर अगले 2-3 दिन में हॉट स्प्रिंग, तो हॉट स्प्रिंग कहां है वो भी देखेंगे। हॉट स्प्रिंग इलाके में पीपी मींस पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है एंड 17A से भी सैनिकों को पीछे हटाए जाने के संकेत है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 17 कहां है, 17A होता क्या है, हॉट स्प्रिंग कहां है, ये भी अभी हम साथ में देखेंगे। यहां पर चलिए, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव घटाने के लिए चीन ने क्या किया था, गलवान घाटी जो है वहां का पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया था। साथ में हॉट स्प्रिंग और गोगरा जो रीजन है वहां से भी सैनिकों को पीछे हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीनी सैनिक पीछे हटने की प्रक्रिया 2-3 दिन का समय लगेगा। तनातनी के बाद हर पॉइंट से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए में समय इसलिए लगेगा क्योंकि कोर कमांडर स्तर की जो बातचीत थी पर बनी सहमति के अनुसार दोनों पक्षों के कमांडर जमीनी स्तर पर मौका मुआयना कर एक दूसरे से पुष्टि करेंगे। यहां पर इस बात की पुख्ता संभावना की पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के बाद चाइनीज जो आर्मी है वो हॉट स्प्रिंग रीजन में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से भी पीछे हटेगी और अगले 2-3 दिन में इन जगहों में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट जाएगी। हॉट स्प्रिंग एंड गोगरा रीजन से मंगलवार को ठीक ठाक तादाद में जो सैनिक हैं वो पीछे हटे हैं और यहां कहा गया कि 30 जून को दोनों देश के कोर कमांडर की वार्ता की सहमति बनी थी के अनुसार जो बिंदु थे अनुसार तनावतनी घटाने की पहल पर अमल शुरू होगा। इसके तहत एलएसी पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच करीब 3 किलोमीटर का बफर जोन बनाए रखा जाएगा। ये बफर जोन क्या होता है ये भी हम देखेंगे, 3 किलोमीटर का, ताकि गलवान घाटी में 15-16 जून की जो रात हुई थी खूनी संघर्ष वो की नौबत ना आए। तो जितना बड़ा बफर जोन होगा उतना ही कम आर्मीज के बीच में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा। चीनी सैनिकों के पीछे हटने का क्रम शुरू हो गया। भारतीय सेना ने अलर्ट में है। गलवान घाटी में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए चीनी सैनिकों पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता तब जब तक वो जितने भी विवादित जमीन है उसमें पीएलए की वापसी नहीं हो जाती और को भारतीय सैनिकों की कसौटी पर नहीं आंक लेती। पूर्वी लद्दाख के सभी अग्रिम मोर्चों पर भारतीय सेनाएं दिन रात कड़ी निगरानी से हाई अलर्ट मोड में है। पीएलए को लेकर सेना का यह संशय स्वभाव है क्योंकि चीन के सैनिक पेंगोंग तसो लेक और डेपसांग जो है जैसे रणनीतिक बेहद अहम इलाकों से भी हथियार और साजो सामान के साथ मौजूद है। तो अब चलिए क्या पूरा मामला है इसको पढ़ते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्वी लद्दाख यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर अभी भी पूर्वी लद्दाख में वायुसेना सतर्क और नाइट कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रही है। अब हम चलते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, यहां से एक बफर जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बफर जोन यहां पर जो पेंगोंग सो लेक है, पेंगोंग सो लेक एंड यहां पर डीपसांग पेंगोंग सो लेक, ये कहां पर है ये हम देखेंगे। उसके बाद यहां हॉट स्प्रिंग रीजन पेट्रोलिंग पॉइंट 14
ये सभी क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जब तक आपको इन पे कमांड नहीं होगी तब तक आप समझोगे नहीं माय डियर फ्रेंड्स, समझोगे नहीं। तो यहां पर पहले हम समझते हैं कि क्या होता है। अगर हम डायरेक्टली चले प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स में डिस्कशन किया था कि चाइना क्या कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, चाइना क्या कर रहा है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है गलवान जो वैली थी वहां पर चाइनीज आर्मी ने काफी मात्रा में संख्या बढ़ाई थी। पहले कम थी 9 जून तक, फिर अब ज्यादा हो गई थी। अब क्या हुआ, अब ये कहा जा रहा है कि जो इन्होंने संख्या बढ़ाई थी गलवान घाटी और एलएसी के आसपास, अब इनकी संख्या को कम किया जा रहा है किसकी, चाइनीज आर्मी के द्वारा। अगर यहां देखोगे तो पहले कोई एक्टिविटी नहीं थी, धीरे धीरे इन्होंने एक्टिविटी बढ़ाई थी, यहां पर ट्रक्स लाके खड़े कर दिए थे। लेकिन अब जो टैंक और ट्रक एलएसी पर बनाए गए, आज हम जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें वो अट गए हैं। हमने ये भी देखा था कि एलएसी पर ये जो पूर्वी लद्दाख का एरिया वहां पर ये पूरी प्रॉब्लम थी माय डियर फ्रेंड्स। और अगर हम देखें तो एक रीजन था गलवान घाटी, एक यहां पर है हॉट स्प्रिंग और एक है पेंगोंग सो लेक। तो यहां एक रीजन से पीछे हटना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी 2 जगह अभी बाकी है। कौन, चाइनीज आर्मी। यहां पर हम कौन सा रोड बना रहे हैं, दरबुक सियोग दौलतबाग ओल्डी रोड, ये मैंने कल आपको बताया था। यहां पर देखना एक जो चाइनीज आर्मी पीछे हटी है वो है गलवान वैली, अभी भी चाइनीज आर्मी हॉट स्प्रिंग, यहां पर गोगरा रीजन, यहां पर दीपसांग वैली और यहां पर पेंगोंग सो लेक। तो ये जो एरिया है यहां से पीछे नहीं ही है, अभी भी एलएसी पे वहीं पे। अभी क्या कहा गया कि एलएसी के पास जो 3 किलोमीटर का एरिया है, 3 किलोमीटर का, वो 3 किलोमीटर एरिया को बफर जोन बनाकर रखेंगे। मींस इस एरिया में दोनों आर्मी अपने टेंट वगैरह नहीं बना सकती और यहां पर अपने नंबर्स नहीं बना सकती। 3 किलोमीटर का एरिया खाली रहेगा और इसके बगल में आगे जाकर आर्मीज रहेगी। मींस 3 किलोमीटर एरिया का जो एरिया है वो क्या है, खाली रहेगा। अब यहां पर समझना माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या दिया गया नाम, एक यहां पर कहा गया पेट्रोलिंग पॉइंट। तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स क्या होता है इसको देखना, यहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स क्या होता है, यहीं पर कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, पेट्रोलिंग पॉइंट्स में क्या होता है, यहां पर अगर आप देखोगे गलवान वैली तो एलएसी के पास क्या होता है, पेट्रोलिंग पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं। अगर ये मैं एलएसी पूरा इसको खींचूं इस टाइप से, तो एलएसी का जो ये पूरा बफर जोन है जहां पर दोनों आर्मी नहीं आ सकती, लेकिन ये एलएसी की एक बाउंड्री है, इसके दोनों तरफ बफर जोन रहता है 3 किलोमीटर। अब पहले ये लगभग 8 किलोमीटर तक का जोन था। इसमें क्या होता है कि आर्मीज के लिए पेट्रोलिंग पॉइंट बने हुए रखे हैं नाम से, जैसे इंडिया की साइड में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 17 इन रीजन में। इन जो रीजन है, इधर भी ये रीजन है बफर जोन में, तो इस रीजन में इन पेट्रोलिंग पॉइंट एरिया में क्या आ गई थी, चाइनीज आर्मी आ गई थी। तो अब यही कहा गया है कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो है इनको खाली किया जाएगा। पेट्रोलिंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पेट्रोलिंग मींस आर्मी जो है वो चलते हुए निगरानी करेगी। यहाँ पर परमानेंट कोई बेस नहीं बना सकती, परमानेंट बंकर्स नहीं बना सकती, ना ही परमानेंट टैंक बना सकती इस पर्टिकुलर बफर रीजन में। तो इस एरिया में जो चाइनीज आर्मी आ गई थी उसको कहा गया कि आप पीछे हटो, और चाइनीज आर्मी ने अब पीछे हटने के लिए पूरा प्लान बना लिया है। फिर भी थोड़ी जगह सतर्क रहना है माय डियर फ्रेंड्स। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि चाइनीज आर्मी केवल अभी तक एक ही जगह से हटी है, एक जगह से, वो है गलवान वैली, यहां से पीछे हटी है, वो भी केवल 1.5 किलोमीटर। लेकिन बाकी जो 2 रीजन है, एक हॉट स्प्रिंग एंड एक पेंगोंग सो लेक, यहां से भी पीछे नहीं हटी है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके साथ ही जो इंडियन आर्मी है उसको सतर्क रहना है किससे, चाइना से, क्योंकि कभी भी दोबारा पीछे से वार कर सकती है। सो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको आपको याद रखना है। चलिए आगे, यहां पर आगे है माय डियर फ्रेंड्स आपके लिए न्यूज पेज नंबर 1 पर। इससे संबंधित और कोई न्यूज नहीं है, एक जो न्यूज है वो कल के पेपर में थी। यूनाइटेड नेशन में हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मींस भारत देश है, उसको क्या किया है, भारत देश को नया मेंबर बनाया है, नॉन परमानेंट मेंबर। तो उससे संबंधित एक कल की न्यूज थी, किसी ने कमेंट किया था, एक हमारी स्टूडेंट है उन्होंने कमेंट किया था कि यास्मीन खान, उन्होंने कमेंट किया था, साथ में पूछा था कि सर इसको टॉपिक को थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तो उसी तरीके से अगर आपको भी कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आपको सभी को रिप्लाई भी मिलता है, चाहे रिप्लाई लेट मिलता होगा लेकिन मैं रिप्लाई आपको जरूर करता हूं। तो यहां पर आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने पूछा था कि ये कल हमारा टॉपिक छूट गया था, भारत के सुरक्षा परिषद में शामिल होने के कई क्षेत्रों में होगी प्रगति। तो उससे क्या है या क्या कहना चाह रहा है कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य रहते हैं, 5 नॉन परमानेंट मेंबर, 10 नॉन परमानेंट मेंबर और 5 परमानेंट मेंबर। 5 परमानेंट मेंबर में कौन है, यहां पर यूके, फ्रांस, यूएसए, रसिया एंड यहां पर चाइना, ये सभी परमानेंट सदस्य हैं। जो नॉन परमानेंट 10 सदस्य हैं, ये हर साल इनमें से 5 चुने जाते हैं, इंडिया को
2021 और 22 के लिए चुना गया माय डियर फ्रेंड्स, 22 के लिए चुना गया। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में इंडिया को नॉन परमानेंट सदस्य के रूप में चुना गया है। कहां पर? यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मींस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो अब इंडिया के वहां पर कौन कौन से क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में क्या प्रगति होगी, तो ये देखते हैं। जब इंडिया इसमें शामिल हुआ है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहां पर कि 192 सदस्य ने, यहां पर टोटल जो सुरक्षा परिषद है यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन है उसमें 193 देश है, और उसमें से 193 देशों में से चुनाव में भाग लिया 192 ने, और चुनाव में भाग लेकर 184 देशों ने समर्थन किया था इंडिया का सदस्यता का। तो यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि इससे क्या फायदा होगा इंडिया का, तो इंडिया क्या करेगा माय डियर फ्रेंड्स, तकनीकी मामले में, लोगों के मामले में, विचारों के मामले में दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर कि सुरक्षा परिषद में सदस्य के तौर पर भारत से अब क्या अपेक्षाएं हैं, ना केवल दक्षिण एशिया में बल्कि अन्य देशों में भी मदद की जरूरत है। सबसे जो इंपॉर्टेंट यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि इंडिया को कई क्षेत्रों में प्रगति होगी, तो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इसमें क्षेत्र होगा माय डियर फ्रेंड्स टेररिज्म। टेररिज्म इस आतंकवाद, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन टेरर, तो टेररिज्म पर एक समझौता करने के लिए इंडिया ने कहा है, उसके लिए तो काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए इंडिया काम करेगा। दूसरा यहां पर सेकंड जो है ग्लोबलाइजेशन में वैश्वीकरण को बढ़ावा, उसमें जो प्रोटेक्शनिज्म जो आ रहा है उसको कम करना, और ग्लोबलाइजेशन में वैश्वीकरण को बढ़ावा देना। थर्ड जो यहां पर वो कहेगा कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म करो। रिफॉर्म मींस यहां पर कई बार इंडिया की डिमांड रह चुकी है कि जो एशिया है, एशिया और अन्य देश, जैसे अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पर कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है। मींस पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो जो परमानेंट मेंबर है उसमें संतुलन नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना, भारत देश का भी कहना है कि नॉन परमानेंट मेंबर की जगह कुछ देशों को परमानेंट मेंबर बनाया जाए, और इंडिया ने हमेशा डिमांड की कि एक उससे भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। इसलिए परमानेंट मेंबर इंडिया का परमानेंट मेंबर बनने के लिए रिफॉर्म्स करना, ग्लोबलाइजेशन, काउंटर टेररिज्म यहां पर। साथ में इसके द्वारा और क्या यहां पर करना है कि कई बार जो वीटो पावर लगाया जाता है, वीटो पावर अननेसेसरी, उस वीटो पावर की शक्ति में भी रिफॉर्म्स किया जाना चाहिए। एक तरफा वीटो पावर नहीं लगाया जाए। साथ में जो गरीब देश है उनके कई कंसर्न है यूएन को लेकर, उनको भी यहां पर सॉल्यूशन किया जाए। यूएन राजनीति का अखाड़ा ना बने। ये सभी क्षेत्र है जिनमें इंडिया को काम करना है, और इन क्षेत्रों में प्रगति हो सकती है। सो दीज आर द पॉइंट्स should emphasized by India in United Nations Security Council during his tenure for 2 years. Will start from 2021 and 22. तो ये सभी पॉइंट्स है जो इंडिया एम्फेसाइज करेगा, इन पर इफेक्टिवनेस करेगा रिफॉर्म्स के लिए। कहां पर? यूनाइटेड नेशन में 2 साल के लिए 2021 और 22 में। तो ये पॉइंट्स थे जिनको आपको याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट्स थे जिनको आपको याद रखना है। पेज नंबर 2 पर हमारे लिए किसी काम की न्यूज नहीं है। पेज नंबर 3 नो नीड टू रीड पेज नंबर 2। अब आगे चलते हैं। यहां पर थोड़ा सा याद रखना कि संसदीय स्थायी समितियों की बैठक का सिलसिला शुरू होगा, तो शुरू हो गया है। ये क्या है थोड़ा सा याद रखना कि संसदीय स्थायी समितियां, यहां पर आई होप आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। यहां पर आपको क्या क्या याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स कि सिर्फ इतना सा याद रखना कि संसद में कुछ समितियां रहती है, उसमें से कुछ अस्थायी समिति रहती है, कुछ स्थायी समितियां रहती है। तो संसद की समितियां दोनों टाइप की रहती है। सेकंड नंबर, संसदीय समितियों का जो गठन करता है वो करता है प्रधानमंत्री। और जनरली जो संसदीय समितियां रहती है उनकी मैक्सिमम संसदीय समितियों का अध्यक्ष कौन रहता है? प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री के अलावा भी वो कैबिनेट समितियां रहती है। सब जो संसदीय समितियां वो दोनों प्रकार की होती है, स्थायी भी हो सकती है, अस्थायी भी हो सकती है। लेकिन संसदीय जो स्थायी समितियां हैं इनका काम क्या रहता है वो इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर हम कहां चले गए थे? हम चले गए थे कैबिनेट कमिटीज पर। अगर यहां पर एक तरफ है संसदीय स्थायी समितियां, एक तरफ है कैबिनेट कमिटीज, तो कैबिनेट कमिटीज का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री साहब। और जो मैक्सिमम कैबिनेट कमेटियां रहती है उनका जो अध्यक्ष रहता है वो प्रधानमंत्री रहता है। यहां पर स्थायी समितियां जो रहती है वो अलग से रहती है। संसदीय जो समितियां हैं वो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। इनमें स्थायी समितियों का क्या काम रहता है माय डियर फ्रेंड्स? जब बजट बनता है,
जब बजट बनता है तो ये ध्यान रखती है कि बजट बनते समय बजट जो किसी मंत्रालय ने डिमांड किया है बजट की, तो उसको जांच करती है संसदीय समितियां कि सही में इनकी जो डिमांड की गई इतने बजट की क्या सही है। सातवीं, अन्य इनके काम रहते हैं संसदीय समितियों को जो जिस पर्टिकुलर मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति बनाई जाती है वहां पर इनका काम रहता है कि कोई नया बिल आया है तो उस बिल पर क्या करती है ये संसदीय समितियां ध्यान रखती है, उसके ऊपर चर्चा करती है। बाद में कई तरह की संसदीय समितियां अलग अलग लॉज बनाने के लिए काम भी करती है। तो ये सभी इनका काम रहता है माय डियर फ्रेंड्स। कोरोना वायरस की वजह से इनकी जो मीटिंग थी वो रुकी हुई थी। अब चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे किसी टाइप का कोई न्यूज नहीं है, नो नीड टू डिस्कस। पेज नंबर 6 विकास हत्याकांड पूरा मामला है, तो उसके बारे में पहले भी कही गई कि अपराधी जो है उनका राजनीतिक संरक्षण ना हो, इससे बचा जाना चाहिए। यहां पर पेज नंबर 7 पर हमने पहले भी देखा था कि हर चुनौती से साथ मिलकर निपटेंगे भारत और अमेरिका, ये कहा जा रहा है। और स्पेशली यहां पर क्या कहा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, स्पेशली यहां क्या कहा जा रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोगिता बढ़ाने पर चर्चा कर ड्रैगन को संदेश। मिस मेन प्रॉब्लम कहां है यहां पर हिंद प्रशांत महासागर में आपने देखा होगा कि चाइना ने हाल ही में प्रशांत महासागर का जो पार्ट है साउथ चाइना सी, वहां पर अपने 2 जहाजी बेड़े भेजे हैं। हमने देखा था कि 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक जो साउथ चाइना सी था वहां पर चाइना के द्वारा क्या किया जा रहा था, नौसैनिक साथ में आर्मी का वहां पर क्या किया जाता, एक वहां पर युद्धाभ्यास किया जा रहा था। उसी के तहत उसी के बाद में इंडिया जो अमेरिका था उसने भी अपने 2 जहाज भेज दिए वहां पर साउथ चाइना सी में, ये दिखाने के लिए कि भैया साउथ चाइना सी पर आपका पूरी तरह अधिकार नहीं है, ये पूरा फ्री है लोगों के आने जाने के लिए, जहाजों के आने जाने के लिए, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से लगभग $3 ट्रिलियन का व्यापार होता है हमेशा। साथ में यहां पर जो बातचीत है अमेरिका के लिए, अमेरिका के साथ हम क्या करते हैं 2+2 वार्ता भी करते हैं। मींस एक तरफ हमारा विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों भाग लेते हैं, यहां पर दोनों भाग लेते हैं। और सुरक्षा परिषद में अब इंडिया अस्थायी अध्यक्ष बन गया, ये अगेन यहां पर आया है। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहां पर कि इंडिया एंड जो अमेरिका है दोनों मिलकर इससे लड़ेंगे, किससे, चाइना से। मिस पर यहां लड़ने की जरूरत नहीं है, केवल दबाव ही काफी रहता है माय डियर फ्रेंड्स, दबाव, डिप्लोमेसी, जो प्रेशर की डिप्लोमेसी है वही काफी है। यहां पर बीआरओ यहां पर कोई रोड बना रहा है, मलारी रिमझिम, लेकिन यहां पर हमें इसको याद रखो या नहीं रखो कोई जरूरत नहीं है। हमारे को आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दरबुक सियोक दौलत बैग ओल्डी रोड, उसका नाम आप हमेशा याद रखोगे, दरबुक सियोक दौलत बाग ओल्डी रोड, जो मैंने कई बार आपको न्यूज में बताया था। वो ऐसी एक इंफॉर्मेशन है जिसको आपको हमेशा याद रखना है यूपीएससी की जर्नी में। कहां पर है दरबुक सियोक दौलत बाग ओल्डी रोड, जो मैंने आपको बताया था माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप दौलत बैग ओल्डी रोड देखोगे, अगर यहां पर देखो तो यहां पर है एक रोड जिसका आपको नाम याद रखना है, इससे फायदा हमको इंडिया को बहुत हो रहा है। यहां पर है दौलत बैग ओल्डी, और ये ले से स्टार्ट होती है। अगर हम यहां देखें तो यहां समझना, ये है दरबुक सियोक दौलत बैग ओल्डी रोड। यहां पर लास्ट एंड फाइनल जो अंतिम जो भाग है वो है दौलत बैग ओल्डी, इसके नाम से इसको नाम जोड़ दिया गया दौलत बैग ओल्डी। यहां से क्षेत्र है दरबुक, और ये जो नदी है सियोक, इसीलिए इसका नाम है दरबुक सियोक दौलत बैग ओल्डी रोड, इसलिए इसे कहा जाता है दरबुक सियोक दौलत बैग ओल्डी रोड। इसलिए याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस सड़क के बनने से क्या फायदा होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस सड़क के बनने से अब यहां से ले से यहां तक जो सियाचिन ग्लेशियर है वहां तक आसानी से पहुंच हो जाएगी। साथ में जो एलएसी इसके पास भी मजबूती आ जाएगी। इससे चाइना ने जो यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर वो कई बार सुरक्षा को खतरा दे सकता है, या फिर अक्साई चीन में यहाँ पर सिंजियांग तिब्बत रोड है, इन दोनों को इंडिया यहां से काउंटर कर सकता है युद्ध के समय। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको एक रोड का जो याद रखना है वो है दौलत बैग ओल्डी रोड, दौलत बैग ओल्डी, इसका पूरा नाम है दौलत बाग सियोक ओल्डी रोड। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू शुड नो डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे, तो दरबुक सियोक दौलत बैग ओल्डी रोड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड आपको अगर समझ में आ जाता है लेक्चर,
तो अगर नहीं आता तो कोई पॉइंट आप नीचे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको समझ में आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप सी मींस क्रिस्टल क्लियर, अगर नहीं समझ में आता तो सी मींस कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन के साथ आपका क्या क्वेश्चन है वो भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो। चलिए, चीन के प्रति बदले नजरिया और नीति। यहां पर विवेक काटजू साहब है जो पहले हमारे विदेश मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो चाइना को लेकर हमारी मनोवृत्ति बन गई है, चाइना के प्रति हमारा एक नजरिया है वो बदलने की जरूरत है। तो इन्होंने क्या क्या कहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई, हमारे लिए वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है चाइना के लिए, देखिए इन्होंने कहा कि बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी साहब गए थे, बिल्कुल लद्दाख का दौरा किया था, यस लद्दाख का दौरा किया था। तो यहां पर और क्या 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 इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री साहब ने पराक्रमी सेना, लद्दाख की जनता को, पूरे देश के साथ चीन और अंतरराष्ट्रीय बरादरी को भी एक संदेश दिया, और गलवान जो घाटी है वहां पर शहीदों को नमन भी किया, ये भी हमने देखा। तो गलवान घाटी कहां है ये आपने देखा, पूर्वी लद्दाख का पार्ट है, पूर्वी लद्दाख का पार्ट है। उन्होंने चीन ही नहीं बल्कि समग्र जो वर्ल्ड है उसको भी एक दिया कि भारत किसी दुस्साहस पर अपनी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ है। मिस मोदी ने, जो प्रधानमंत्री मोदी साहब, उन्होंने विस्तारवादी नीतियां जो है, विस्तारवादी नीतियां उन पर चलने वाले देशों को चेताया और बिना नाम लिए ही चीन पर अपनी बात पहुंचा दी, इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट है। यहां पर इन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से उन्होंने कूटनीतिक कारणों से ऐसा नहीं किया, मींस चाइना का डायरेक्टली नाम नहीं लिया, और यह चाइना के लिए संकेत था जहां भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एलएसी पर चीन की किसी भी एक तरफा कार्य उपाय पर प्रतिकार करेगा, मींस कार्रवाई करेगा। वहीं उसकी मंशा शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए मामला सुलझाने की भी है, और इंडिया ये भी चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से वार्ता सुलझ जाए, जो ज्यादा अच्छी बात है। और आखिरकार दोनों देशों के बीच बातचीत हुई भी और उसका हल भी निकला है। अभी हमने देखा कि पीछे हट गई आर्मी धीरे धीरे। इस बातचीत में भारत की यही मांग थी कि चीन सीमा से सटे लद्दाख इलाके में अपने हालिया उनका क्या था, स्टैंड ऑफ है, जो स्टैंड ऑफ है, प्रॉब्लम चल रही है कहां पर, लद्दाख में माय डियर फ्रेंड्स, वहां से देखेंगे दुस्साहस से पहले अपनी स्थिति को बहाल करें। मींस जो पहले स्थिति जहां पर थी एलएसी के पास, जहां पर पहले आर्मी थी वहीं पर चली जाए। जो यहां पर जो रीजन है, ओवरलैपिंग रीजन, बफर जोन, जहां पर दोनों आर्मी को नहीं आना चाहिए, वहां पर से चाइना आर्मी पहले पीछे हटे। इंडिया की आर्मी बफर जोन में इसलिए गई क्योंकि चाइना आर्मी वहां पर आ गई थी। और इनमें पैंगोंग सो लेक हमने देखा, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग, देपसांग, ये सभी इलाके हैं जिनसे चाइनीज आर्मी को पहले पीछे हटना चाहिए। अगर हम वहां पर देखेंगे तो यहां पर एलएसी है, उसमें सबसे ऊपर वहां पर क्या था, गलवान घाटी, उसके बाद वहां पर नीचे की साइड में यहां पर पैंगोंग सो लेक था, पैंगोंग सो लेक, बीच में हॉट स्प्रिंग था, और यहां पर बीच में है देपसोंग। तो यहां पर आपने प्रीवियस जो मैंने बताया है जो डायग्राम, उसमें देख लेना। हालांकि सरकार ने चीन के साथ विवाद और सहमति भी बनी है, उसका ब्यौरा साझा नहीं किया, उसके पीछे कई कारण भी रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कारण भी रहते हैं, कई बार सीक्रेट रखा जाता है चीजों को, तो इससे हमको ज्यादा मतलब नहीं है। हमें क्या याद रखना है कि पिछले 2 महीनों का घटनाक्रम यही दर्शाता है कि चीन अपनी आक्रामकता के दम पर यथास्थिति में बदलाव पर आमादा है, मींस यथास्थिति को बदलना चाहता है। और भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि चीन की इस नीति पर नए सिरे से विचार करें। इस बुनियादी की वर्ष 1988 में हमने तत्कालीन जो राजीव गांधी साहब थे उन्होंने रखी थी। उन्होंने फैसला किया था कि भारत सीमा संबंधी मसलों पर चीन पर दबाव डालता रहेगा, लेकिन इस कारण देखो चीन दबाव डालता रहेगा, लेकिन इस कारण दूसरे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरे क्षेत्रों के द्विपक्षीय रिश्तों की राह में रुकावट नहीं आएगी। यही पूरे आर्टिकल की सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी साहब का द्वारा ये कहा गया कि चीन सीमा को लेकर हमेशा इंडिया पर दबाव डालता रहेगा, मनोवैज्ञानिक दबाव डालता रहेगा, लेकिन इससे दूसरे जो हमारे द्विपक्षीय रिश्ते हैं बायलैटरल, उनमें हमें कोई रुकावट नहीं आएगी। और यह भारत की पूर्ववर्ती नीति से बड़ा विचलन था, जिसमें भारत ने तय किया हुआ था कि जब तक चीन सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान नहीं करता तब तक भारत चीन सहयोग पूरी तरह आकार नहीं ले सकता। तो यह भारत की पूर्ववर्ती नीति से बड़ा विचलन था। मींस जो राजीव गांधी साहब था उन्होंने ये अलग तरीके की नीति चलाई, जो पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनकी तरफ से, पहले के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी साहब से, उन्होंने कहा था कि जब तक सीमा का जो मामला जब तक नहीं सुलझ जाएगा तब तक हम चीन के साथ सहयोग नहीं करेंगे। और जब उन्होंने राजीव गांधी साहब ने ये निर्णय लिया, तब से अब तक सभी सरकारों ने वही चीन की नीति अपनाई थी। और इसी बीच चीन और भारत व्यापार लगातार फलता फूलता गया और चीन की तमाम कंपनियों ने भारत में निवेश किया। और इसीलिए अब आप देख रहे होंगे तब से लेकर मिस राजीव गांधी के समय से लेकर अभी तक सरकारों ने वैसे ही चीन की नीति अपनाई है, इसलिए चीन का व्यापार फूलता रहा।
आप देखो 1980 के दशक में किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि 30 वर्षों में चीन इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगी। मींस 1970 के दशक में उन्होंने अपने कई तरह के आर्थिक नियम बदले और उस समय तक भारत के बराबर ही था चीन। लेकिन वर्ष 1978 में चीनी नेतृत्व ने आर्थिक नीतियां बदली। मींस यहां पर 1978 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, जबकि हमने वो रिफॉर्म्स कब लाए 1991 में। और उसने यह भी तय किया कि वह शक्ति हासिल करेगा परंतु उसका प्रदर्शन नहीं करेगा। ये कहना था किसका, चाइना का। लेकिन शी जिनपिंग से पहले सभी चीनी नेताओं से इस बात सतर्क रणनीति को ही अपनाया। अब चीन की आर्थिक रुतबा बहुत बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में शी जिनपिंग साहब जो है वो आक्रामक हो गए हैं और लद्दाख में उनकी आक्रामकता के दर्शन हुए। उससे पहले 2007 में हमने देखा कि जो 2017 में जो डोकलाम था वहां पर भी चीन की आक्रामक नीति देखने को मिली, जो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है चाइना के लिए। चीन की जो मौजूदा नीति है एक बार फिर यही पुष्ट करती है कि वह भारत के लिए सुरक्षा के संबंधी सबसे बड़ी चुनौती है और पाकिस्तान के साथ उसकी छांटगांठ के साथ भारत के लिए मसला और जटिल हो जाता है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के चलते यह हकीकत शायद छिपी रहती है। चीन भारत समेत अपने पड़ोसी देशों के हितों की कीमत पर खुद अमेरिका के बराबर महाशक्ति बनने की इच्छा रखता है। सबसे बड़े इंपॉर्टेंट कि चाइना क्या चाहता है कि वो महाशक्ति बने, लेकिन इसके लिए जब उसको जो करना पड़ता है आपस के पड़ोसी देशों के साथ वो कर लेता है। साथ में यहां पर लद्दाख के हालिया घटनाक्रम ने उसकी इसी मूल मंशा को जाहिर किया। मींस ऐसी स्थिति में चीन के प्रति भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो पहले इन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहले यह समझना होगा कि चीन हमेशा भारत के लिए सबसे प्रमुख चुनौती बना रहेगा। सबसे पहले यह समझना होगा कि चीन हमेशा भारत के लिए सबसे प्रमुख चुनौती बना रहेगा। ऐसे में भारत को अपने हितों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक मोर्चे पर कारागार रणनीति बनानी होगी। दैट्स इंपॉर्टेंट। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होगी जिसके लिए दृढ़ राष्ट्रीय इच्छा शक्ति होगी। तो सभी तरीके हमको अपनाने होंगे। साथ को चीन को जवाब देने के सिलसिले में आत्मनिर्भर बनने पर प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो एम्फेसाइज है, मींस जो उन्होंने क्या नाम से दबाव डाला है कि हम आत्मनिर्भर बने माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए यहां पर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मनिर्भर बनने का आह्वान भी मायने रखता है। भारत चीन से निम्न और उच्च श्रेणी के उत्पादों का आयात करता है। ऐसे में छोटे तकनीकी उत्पादों की विनिर्माण क्षमताएं हमें तेजी से विकसित करनी होगी देश में। मींस देश में हमें मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा और उच्च तकनीकी उत्पाद के मामले में जरूरी कुछ समय लगेगा हमें। तब तक चीन आपूर्ति की धारा को बंद न किया जाए इंडिया के द्वारा, बल्कि सक्रियता से विकल्प की तलाश खोजनी चाहिए। किसी भी देश की वास्तविक सामर्थ्य उसकी अर्थव्यवस्था में निहित होती है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास हमें करने चाहिए। और इसी दिशा में फिलहाल हमें सबसे बड़ी चिंता यही कि हम कोरोना महामारी से उपजी मुश्किलों से उबरे। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सभी हमें ध्यान रखने हैं। साथ में यहां पर याद कूटनीतिक संबंध मजबूत बनाने होंगे जो चीनी आक्रामकता की तपिश को झेल रहे हो, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ हमारी जो संबंध है उनको और ज्यादा अच्छे करने चाहिए। चीनी चुनौती को देखते हुए हमें अपनी एकजुटता भी बढ़ानी चाहिए, चाहे हमारी राजनीति को या सामरिक बरियादारी हो, मिलकर ठोस नीतियां बनाई जानी चाहिए जो भविष्य में काम आए। राष्ट्रीय हितों के लिए राजनीतिक लाभ के आकर्षण का मोह त्यागना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। जो पार्टियां बार बार कोई राजनीतिक एजेंडे के आधार पर जो बयान देती है वो बंद होना चाहिए। इस दिशा में सहमति के लिए राजनीतिक वर्ग के बीच व्यापक और विश्वसनीय विचार विमर्श होना जरूरी है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको याद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा आर्टिकल था, काफी अच्छा लिखा है विवेक कारजू साहब ने, जिसको हमने पूरा पढ़ा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ऐसे आर्टिकल्स को तो आपको छोड़ना नहीं है। इसमें से क्या करना आपको, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं कि कहां पर अब आप क्या करोगे जब नोट्स बनाओगे, तो यहां से जो पॉइंट्स हैं कि गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग सोले, वहां पर प्रॉब्लम चली है तो ये आपको लिखना पड़ेगा। साथ में यहां पर चीन की आक्रामक नीति, चीन ने जब 1988 में और यहां पर जब 1978 में उन्होंने अपनी नीति अपनाई थी तो क्या कहा था, अब कौन सी नीति है, ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप क्या कर सकते हो, वो आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। सेना पर खिलाफ छिचोरी हरकत, बस इसको इतना सा याद रखना कि सेना के ऊपर कई तरह के क्वेश्चन उठाए गए थे जो हमारे लिए काम की नहीं। राहुल गांधी साहब, ये सब जो राजनीति का पूरा माल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लुक ईस्ट नीति के असली जनक थे कौन, यहां पर पीवी नरसिंह राव जो साहब थे वो क्या थे, पीवी नरसिंह राव, वो लुक ईस्ट नीति के जनक थे। लुक ईस्ट नीति क्या है माय डियर फ्रेंड्स, पीवी नरसिंह राव के द्वारा
ये लुक ईस्ट नीति क्या है, तो हम यहां पर देखेंगे, आपको मैं बताता हूं कि लुक ईस्ट नीति क्या थी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर जो लुक ईस्ट नीति है उसमें जो एशियन के जो देश है माय डियर फ्रेंड्स, एशियन के जितने भी देश हैं उनके साथ हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ हमारा क्या होना चाहिए, जो उनके साथ हमारा जो हमारा व्यापार है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यही है लुक ईस्ट पॉलिसी। तो एक बार जब हम देखते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है माय डियर फ्रेंड्स, लुक ईस्ट पॉलिसी हमारे लिए क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लुक ईस्ट जो पीएम जो नरसिम्हा राव सरकार थी उसके द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई माय डियर फ्रेंड्स, लुक ईस्ट पॉलिसी। तो इसको देखते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी में क्या कहा गया है कि इंडिया जो है माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया उसके जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो देश है, यहां पर एशियन देश है, यहां पर इंडिया है, यहां पर है इंडिया, और यहां पर हमारा कौन सा है, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन मींस जो हमारा पूर्वी भाग है, जो नॉर्थ मींस उत्तरी पूर्वी भाग है, वहां पर कई जो राज्य हैं हमारे, मणिपुर, नागालैंड, ये सभी सेवन सिस्टर पर सिक्किम, उसके साथ उनका अगर हमें विकास करना है तो हमें यहां पर जो देश है पूरे, ये जो देश है जिसमें फिलीपाइंस, लाओस, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ये सभी देशों के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, इनको बोलते हैं हम जो हमारे एशियन देश। तो एशियन देशों के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा व्यापार, इनके साथ हमें संबंध मजबूत करने हैं। इसी के लिए कहा गया पीवी नरसिम्हा राव साहब के द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी मींस हमें इन देशों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हम क्या कर रहे थे, हमने ज्यादातर ध्यान कहां दिया, पश्चिमी देशों की तरफ या एशिया के देश, हमने इन देशों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। इसलिए उनके द्वारा कहा गया कि लुक ईस्ट पॉलिसी, और प्रेजेंट में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा क्या चलाया गया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इन्होंने कहा कि देखना छोड़ो, अब तो एक्ट करने का काम आ गया, मींस अब तो इस पॉलिसी को लागू करने का काम आ गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है उसको बढ़ावा देने के लिए ये नीति बहुत जरूरी है। और इस नीति के तहत हमने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, इस नीति के तहत हमने क्या किया, जो एशियन देश है 10, जो एशियन के 10 देश हैं उनके साथ हमारा 10 देशों के साथ, एशियन के 10 देशों के साथ हमारा क्या हो गया, एशियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मींस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि जब भी इंडिया का यहां पर व्यापार होगा, इन देशों का यहां पर इंडिया में व्यापार होगा, तो क्या होगा, मिनिमम जो ट्रेड पर जो शुल्क लगाते हैं, टैरिफ, वो लगाई जाएगी, टैरिफ कम कर दी जाएगी, जिससे व्यापार बढ़े। देखो एफटीए का मतलब ये नहीं होता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि शुल्क को जीरो कर दिया जाए, टोटली 0%, ऐसा नहीं है। शुल्क को कम कर दिया जाता है, कुछ वस्तु पर जीरो भी किया जाता है, उसको भी क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर इंडिया की कोई वस्तु है जो थाईलैंड में जा रही है और वो पहले बिकती थी 100 रुपए की बिकती थी, क्योंकि इंडिया में ये जब निर्यात किया था तो ये केवल 50 रुपए की थी, 50% यहाँ पर शुल्क लगा दिया थाईलैंड ने, क्योंकि अपनी वस्तुओं को बेचना चाहता है थाईलैंड, तो हमारी वस्तु को महंगा कर दिया। लेकिन क्या होगा, 50% की जगह अगर 10% कर दे तो ये भी एफटीए में आ जाएगा। मींस कम से कम शुल्क दरें रखिए ताकि व्यापार आपस में देशों के बीच हो सके। तो यहाँ पर टैरिफ के बारे में बात की, टैरिफ कम कर दिया गया, साथ में एफटीए। उसके अलावा यहाँ पर जो देश है, यहाँ पर थाईलैंड है, उसके साथ हमने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स, थाईलैंड के साथ थाईलैंड म्यांमार एंड बर्मा, मींस थाईलैंड, बर्मा और मींस ये म्यांमार जो है, बर्मा ही बोलते हैं उसको, और हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, इसके साथ हमने कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है, मल्टीमोडल प्रोजेक्ट। तो ये सभी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी हम धीरे धीरे कर रहे हैं। हमारे देशों के साथ जो यहाँ पर देश है, उन साथ हमारा क्या है कि जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा हो रहा है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी आप हमेशा याद रखना, पीवी नरसिम्हा राव साहब के द्वारा लाई गई थी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो आपको न्यूज़पेपर में पढ़ते समय याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, कि लुक ईस्ट पॉलिसी का जनक कौन था, पीवी नरसिम्हा राव साहब, और ये 1992 के आसपास की बात है। ये इन्होंने अपनी एक कहानी लिखी है कि जो एम्बेसडर थे, एक राजदूत थे, जिनको जो ये देश है, एशियन देश, वहां पर उनको अपॉइंट किया गया था, उसको वो खुद के अपने अनुभव को याद कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या याद रखना है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या थी।
सुरक्षा के मोर्चे पर योगी सरकार का नया दाव, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, थोड़ा सा इसको याद रखना कि जो फिर मैं बोल रहा हूं कि राजनीतिक संरक्षण जो मिलता है दुर्दांत अपराधी जो विकास दुबे है उसको लेकर ही है ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। तो हमें क्या याद रखना कि राजनीतिक संरक्षण जो है वो ना मिले किसको, अपराधियों को। साथ में सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है कई बार उनको भी फॉलो किया जाए और पुलिस रिफॉर्म्स भी लाई जाए। यहां पर एक और बात कही गई कि पुलिस बर्बरता करती है, उससे भी हमें क्या मिले, उससे मुक्ति मिले। आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि तुट्ठू कुड़ी एक जगह है कहां पर, तमिलनाडु में। वहां पर लॉकडाउन के समय पिता पुत्र की हिरासत में मृत्यु हो गई थी पुलिस के द्वारा। तो ये पुलिस जो बर्बरता करती है, और यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ आप देखोगे तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ क्या हुआ था पूरी कहानी कि पुलिस की ज्यादती और बर्बरता, उसके कारण आपने देखा होगा अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड, तो ऐसा नहीं कि इंडिया में होता है, अमेरिका में भी जॉर्ज फ्लॉयड नाम की व्यक्ति की मौत हो गई थी पुलिस हिरासत में। और उसके कारण एक आंदोलन चला था कि ब्लैक्स लाइफ मैटर, कि ब्लैक जो है, ब्लैक्स मिस जो वहां पर लोग हैं, ब्लैक मिस जो काले लोग हैं, उनकी भी लाइफ मैटर करती है भाई, उनको क्यों मार रहे हो। तो ये लेकर पूरे वर्ल्ड में एक आंदोलन चला था। इसीलिए इंडिया में भी ऐसा हुआ कि तमिलनाडु में पुलिस की बर्बरता सामने आई, जिसमें पिता पुत्र जिसका नाम था जयराज और बेनिक्स, उन पर पूरे राष्ट्रीय बहस छिड़ी, उनकी क्या हुई थी, हिरासत में मृत्यु हो गई थी। तो यहां पर मैंने पूरा कंप्लीट आपको बताया था कि यहां पर क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या होना चाहिए पुलिस सुधार में क्या होना चाहिए। अगर यहां पर देखें तो पुलिस सुधार में क्या क्या कर सकते हैं आप, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या याद रखना है, क्या रखोगे कि पुलिस सुधार में क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं। अगर मेंस में आपको टॉपिक आता है लिखने के लिए तो आप किस टाइप से लिखोगे कि यहां पर जो कस्टोडियल मिस हिरासत में जो मृत्यु होती है, जो हिरासत में जो मृत्यु होती है उसको बोलते हैं कस्टोडियल डेथ। तो पुलिस में क्या किया जाना चाहिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है यहां पर क्या याद रखोगे कि सबसे पहले हम संविधान को याद करेंगे कि संविधान में बात की गई है आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ, मींस कानून का शासन होना चाहिए, न कि पुलिस का शासन। दूसरा आर्टिकल 21 के तहत हमें जीवन जीने का अधिकार है और हमारे जीवन को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही छीना जा सकता है, मींस जो विधि है उसके अनुसार ही छीना जा सकता है। मींस पुलिस हिरासत में हमें मारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए। आर्टिकल 22 में कहा गया है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो उसके पास राइट टू नो, मींस ये जानने का अधिकार है कि उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ में पुलिस ये भी बताएगी उसके सगे संबंधियों को या उसके मित्रों को या उसके परिवार के कि किस आधार पर और क्यों उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ में पुलिस को ये भी इंपॉर्टेंट इश्यू है कि पुलिस को 24 घंटे में अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया है तो डीएम के सामने उपस्थित करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने। और जब तक वो हिरासत का आगे नहीं बढ़ाने का कहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ा सकते। और आपका हिरासत गलत तरीके से पाया जाता है तो डीएम के पास ये पावर है, मिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, कि आपको 24 आवर्स के तहत वापस रिहाई का आदेश देगा। ये सभी पॉइंट्स फॉलो नहीं हो रहे इंडिया में, ये सभी फॉलो नहीं हो रहे। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की जगह पुलिस रूल लगा हुआ है देश में। आर्टिकल 21 का जो प्रावधान है संविधान में वो भी फॉलो नहीं हो रहा, पुलिस हिरासत में लोगों की मृत्यु हो रही है। आर्टिकल 21 के तहत ये जो 24 घंटे में डीएम के सामने उपस्थित करने की बात है ये भी फॉलो नहीं हो रही। राइट टू नो कई बार नहीं बताया जाता है फैमिली मेंबर को और हिरासत में ले लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक डीडी बसु केस था, उसके केस में साथ में प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मिस प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन मिस भारत संघ एक केस था। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि पुलिस जो है, पुलिस को अकाउंटेबल बनना चाहिए, मींस जवाबदेही ठहराई जानी चाहिए। मींस अगर किसी हिरासत में मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की तो पुलिस जिम्मेदार होगी और पुलिस को प्रूव करना पड़ेगा कि वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, अन्यथा पुलिस पर कार्रवाई होगी। साथ में जो इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, हम ऐसे मामलों में लोगों को अवेयरनेस फैला सकते हैं, अवेयरनेस। साथ में जो संसद है, संसद को पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर एक क्या बनाना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है ऐसे लॉ के लिए सेकंड एआरसी मींस जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने भी इसकी सिफारिश की थी कि पुलिस में रिफॉर्म किए जाए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में कहा कि पुलिस में रिफॉर्म्स करके जो पुलिस की प्रॉब्लम्स उनको सोल्व किया जाए, पुलिस का मॉडर्नाइजेशन किया जाए कि जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति है उसको पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है शक के आधार पर
और उस व्यक्ति से क्या किया जाता है, फिर उसको मारा जाता है, डंडों से पीटा जाता है और उसको कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है और बाद में उसको उससे उगलवाई जाती है बातें। तो ऐसा नहीं हो। अगर ये अपराधी है, इसने किसी का मर्डर किया है, किसी का रेप किया है या कि और अपराध किया है, तो अपराध स्थल से आप उसकी ब्लड की जांच करो, उसका ब्लड ले लो, उसके हेयर्स ले लो, बाल ले लो, ये सब ले लो। उसके बाद उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करो। अगर कोई इस व्यक्ति का आप पर शक है तो डीएनए के आधार पर आप क्या करो, मिला लो। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर आप क्या करोगे, जब यहां पर किसी व्यक्ति का वो करोगे, साथ में सीसीटीवी लगाकर रखो या फिर अपने वीडियो रिकॉर्डिंग करो अपने वहां पर थानों में, ताकि जितना ज्यादा आप क्लियर रहोगे उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहेगी। तो ये सभी काम कर सकते हैं पुलिस थानों में, पुलिस हिरासत में जो लोगों की मृत्यु होती है उसको रोकने के लिए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या होता है, हमारा शरीर का जो डीएनए रहता है सेल का, उसको काफी मात्रा में बढ़ा लिया जाता है। फिर क्या होता है, एक मशीन होती है जिसके बोलते हैं, ये काम होता है, डीएनए अगर एक सेल है उसमें डीएनए रहेगा, उसको पीसीआर की मशीन रहती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसके द्वारा उसकी संख्या बढ़ा ली जाती है। बाद में क्या होता है, एक यहां पर जेल रहता है, उसमें क्या होता है, इसको डाला जाता है और इसके तरफ एक तरफ प्लस चार्ज रहता है, एक माइनस चार्ज बिजली में लगा दिया जाता है, बिजली, और ये यहां पर चलना स्टार्ट करते हैं। और अगर यहां पर पहले से हमारे पास अपराध से एक डीएनए आया हुआ है जहां पर ये पैटर्न बना हुआ है डीएनए का, तो जो पैटर्न अगर मान लो एक व्यक्ति यहां से कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसके लिए नहीं है, तो अपराध स्थल से 4-5 व्यक्ति को शक है, तो सबको इस डीएनए का पैटर्न जो है उससे मिलाकर देख लेंगे और 99.99 जो व्यक्ति है उनका सबका डीएनए पैटर्न अलग होता है। इसलिए जिसका अपराध स्थल के डीएनए पैटर्न से अगर मैच हो जाता है तो वही क्या होगा, अपराधी। तो यहां से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा किसी भी अपराधी को पकड़ा जा सकता है, डीएनए फिंगर। तो ये सभी हमें उपयोग करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपदा काल में निजी अस्पतालों की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो आप सब जानते हो, आपदा जो निजी अस्पताल हो ज्यादातर क्या पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन आपदा के समय क्या करना चाहिए, उन्हें कम पैसों पर इलाज देना चाहिए, कम पैसों पर इलाज देना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, और गवर्नमेंट को भी इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि चुनौती को अवसर में बदले देश। जिस तरह से चुनौती आई है कोरोना वायरस की वजह से, या फिर कोरोना वायरस के अलावा जितना भी प्रॉब्लम आई है जो चाइना के कारण, तो इन सभी को लेकर भी हम क्या कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और मैंने सभी बताया था आपको कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो 10 पार्ट्स हैं, जिसमें प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाए, टैक्स आसानी से चुका दिया जाए, टैक्स कम लगे, यहां पर बिजनेस करना स्टार्ट आसानी से हो जाए, बिजली आसानी से मिल जाए, कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनियों के बीच में वो बार बार ब्रीच नहीं हो, मिस टूटे नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का फॉलो अच्छे से हो, उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर जो व्यापार है वो आसानी से हो। ये सभी कई पॉइंट्स है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। उसके अलावा लैंड, लेबर और कैपिटल, मींस यहां आसानी से सस्ता लोन मिले लोगों को, लेबर रिफॉर्म्स हो, मिस श्रमिकों के कानून में बदलाव हो, एंड कई तरह के और भी प्रोग्राम्स है जिनको लाया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। आज चलते हैं पेज नंबर 10, सही रणनीति से निकलेगा रास्ता। पहले भी हमने देखा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हमारे चाइना के साथ है वो हम काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में यहां पर आप देखोगे तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है क्या है, यहां पर जो आपको देखने लायक है और साथ में आपको पढ़ने लायक है कि इलेक्ट्रॉनिक जो व्यापार हमारा, देखो आप यहां पर माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की अगर बात करें तो ये अरब करोड़ डॉलर में हमारे आंकड़े हैं। 2010-11 में हमने 27 का किया था, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते 2018-19 में कितना हो गया, 52, और धीरे धीरे अब ये कम होगा, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है उसकी जगह हमारे यहाँ असेंबलिंग हो रही है, किसकी, मोबाइलों की। लेकिन यहाँ पर यही कहा गया कि हम असेंबलिंग ना करें, हम क्या करें, असेंबलिंग यूनिट्स ना लगाकर हमें क्या करना चाहिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए। मींस असेंबलिंग का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स विदेशों में बनेंगे, बाद में उन पार्ट्स को इंडिया में लाया जाएगा, उससे एक पूरा मोबाइल बना दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पार्ट्स बन रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग वो भी इंडिया में हो, तब जाकर हमें पूरा लाभ मिलेगा। तो ये आर्टिकल अच्छा था, इसको थोड़ा सा याद कर लेना। साथ में हमें और क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी लागत है, मैंने पहले भी बताया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी चीज की, वो हमारी ज्यादा है, हमें उसे कम करना चाहिए। अगर हमारी लागत कम हो जाए किसी भी वस्तु पर, तो चाइना की जो सस्ती वस्तु है उनको हम काउंटर कर सकते हैं। डाटा आपके लिए यहाँ पर काम का नहीं, डाटा ज्यादा नहीं लिखना है, डाटा केवल एक लिखना हो तो, कि जैसे कि भाई 2018-19 में, 2020-21 में कितना व्यापार घटा रहा चाइना के साथ, उतना सा आप याद रखोगे, उससे काम बन जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पर
खाद्य तेल के बारे में पहले भी हमने किया था कि लगभग 60% खाद्य तेल हम बाहर से आयात करते हैं, और हमारे आयात का, हम जो खाने की वस्तु जो आयात करते हैं बाहर से, उसमें सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है वो खाद्य तेलों पर होता है, खाद्य तेलों पर होता है। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आप याद रख लेना, यहाँ पर देख लेना कि खाद्य तेलों का मामला क्या है माय डियर फ्रेंड्स, खाद्य तेलों का मामला क्या है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये इस बार यूपीएससी में पूछा भी गया था कि खाद्य वस्तुओं में हम सबसे ज्यादा पैसा किसके ऊपर खर्च करते हैं, तो यहाँ सीधा सा आंसर था एक खाद्य तेल। खाद्य तेल हम लगभग खाद्य तेल कहां से आयात करें, मुख्य रूप से इंडोनेशिया, मलेशिया से पॉम ऑयल हम आयात करते हैं, अर्जेंटीना से हम सोयाबीन का तेल और हर हल्के कच्चे तेल की थोड़ी मात्रा का आयात करते हैं, सूरजमुखी का तेल हम यूक्रेन से और रूस से आयात करते हैं। तो ये सभी ज्यादातर हम तेल है वो बाहर के देशों से आयात करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारा जो विदेशी करेंसी है उसको बाहर जाने के लिए ये क्या है, थोड़ा सा खतरा। ये थोड़ा सा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्वदेशी ऐप एलिमेंट्स, अब ये क्या कर रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप को चुनौती देगा, तो मेरा आप सभी को अनुरोध है कि आप इसे भी क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। और एक जो ऐप है टिकटॉक की जगह चिंगारी, तो अगर आपके कोई जानने वाले पहचानने वाले जो टिकटॉक चलाते थे और टिकटॉक के बंद होने से क्या हो गए, वो अगर परेशान है तो आराम से टिकटॉक से भी कई बेहतर सर्विस का एक ऐप लॉन्च किया है इंडिया ने, उसका नाम है चिंगारी ऐप। तो चिंगारी गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। स्वदेशी ऐप जो है एलिमेंट्स, वो भी हमारा कहां मिल जाएगा, वो भी यहां पर है। इसे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया और इसके लगभग 1000 आईटी कर्मचारी काम कर रहे हैं। और ये सुपर ऐप है, इसमें आप चैट कर सकते हैं, जिस तरीके से दोस्त बना सकते हैं, जिस तरीके से फेसबुक पे हम चैट वगैरह करते हैं, ऑनलाइन कॉल वीडियो सब यहां पर कर सकते हैं, सभी फीचर्स यहां पर दिए गए हैं। तो इसको जरूर देखना, ELYMENTS एलिमेंट्स। सो दैट्स वेरी नाइस ऐप, डेवलप्ड बाय इंडिया। तो स्वदेशी है, इसको आप यूज कर सकते हो। अगेन चलते हैं पेज नंबर 11। हांगकांग में परिचालन बंद करेगा टिकटॉक, तो कुछ मामला है हांगकांग में इसलिए कर रहा है टिकटॉक। यहां पर अगर हम देखें तो वैसे इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, आप इसको छोड़ भी दोगे तो हमारे लिए काम का नहीं है, नो नीड। सुरक्षा कानून के तहत हांगकांग में पुलिस को व्यापक अधिकार मिल गए, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हांगकांग में जो सुरक्षा जो कानून बनाया गया है उसके तहत क्या है, अब बिना तलाशी के किसी व्यक्ति को हांगकांग में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, संदिग्धों को शहर छोड़ने का आदेश दे सकती है। तो ये सब होने के बाद वहां पर बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारे लिए सिर्फ इतना सा याद रखना है कि हांगकांग में लॉ लागू हुआ है, बस उतना सा, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा हमको नहीं याद रखना है यहां पर। और हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि बार बार अमेरिका वीजा चेंज कर रहा है, तो वीजा मामले में भारतीय छात्रों का हितों का ध्यान रखेगा कौन, अमेरिका। तो यहां पर पहले क्या था, आपने देखा होगा कि पहले कौन सा वीजा उठाया गया, पहले 6 महीने के लिए एक जो वीजा था H1B वीजा, उस पर कड़ा फैसला लिया, जिसके अंदर जो पेशेवर, जो लोग हमारे पेशेवर मिस IITian है, वो अब आसानी से नहीं जा पाएंगे चाइना में, अमेरिका में। और हाल ही में अब एक और जो विदेश में छात्र जो पढ़ते हैं उनके लिए भी एक नया जो एक वीजा लिया जाता है, उसमें भी अब कुछ चेंज करने वाला चाइना मिस अमेरिका। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसा हम नहीं होने देंगे, इंडिया के द्वारा बोला जा रहा है कि हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पेज नंबर 13 पर कोई काम की न्यूज नहीं, पेज नंबर 13 पर भी कोई काम की न्यूज नहीं माय डियर फ्रेंड्स। चलते हैं पेज नंबर 14। यहां पर थोड़ा ये याद रखना कि पराली जलाने के कारण जो पोल्यूशन होता है दिल्ली में, तो उसका एक फायदा क्या हो सकता है कि उससे मीथेन गैस बना सकते हैं, और उसका उपयोग कहां कर सकते हैं, हम मीथेन गैस को चूल्हे के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो पराली गैस जब भी आए, दिल्ली का पोल्यूशन आपको लिखना है, तो आप एक काम कर सकते हो कि इससे मेथेन बना सकते हैं, बस इतना सा याद रखना है। उसके अलावा आप ज्यादा अपन को साइंटिस्ट नहीं बनना है, यहाँ पर केवल पॉइंट जो है मेन वो याद रखना है कि पराली का जो एक प्रॉब्लम है उसको मीथेन बनाकर उसको क्या यूज कर सकते हैं चूल्हे में। अगर आप इसको ज्यादा जोड़ना चाहो तो इससे क्या फायदा होगा, मीथेन बनेगी, चूल्हे में इसका उपयोग होगा, तो क्या होगा, लोग जंगल नहीं काटेंगे, लकड़ियां नहीं कटेगी, तो क्या है, जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन कम होगा। पोल्यूशन जब कम होगा तो ग्रीन हाउस गैस वो भी कम निकलेगी, तो ग्लोबल वार्मिंग जो पृथ्वी का वो भी कम होगा। और हमने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमने जो प्रतिबद्धता दर्शाई थी पेरिस क्लाइमेट डील में, 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी COP21, उसमें हमने कुछ हमारे टारगेट्स रखे थे जिन्हें हम क्या बोलते हैं, INDC, इंटेंडेंट नेशनल कंट्रीब्यूशन, इंटेंडेंट कंट्रीब्यूशन, एक मिनट, जब तक फुल फॉर्म यहां पर नहीं लिखते, INDC, इसको मैं समझाऊंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या था, वास्को डी गामा, इसका देख लेते हैं। वास्को डी गामा ने क्या किया था, आज ही के दिन 1497 में
पुर्तगाली खोज यात्री था वास्को डी गामा, जिसने पोर्चुगल से यहाँ पर भारत यात्रा के लिए आया था 190 नाविकों के साथ, और 20 मई 48 में जहाज के साथ वो कहा केरल के तट जो कालीकट वहां पर पहुंचा था। तो ये सब इंपॉर्टेंट, और इसने यात्रा से यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार का जलीय मार्ग खोला। तो ये वास्को डी गामा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आप चलते हैं हम पेरिस क्लाइमेट डील। तो उसमें आप क्या समझोगे, यहां पर न्यूज कंप्लीट हो गई है माय डियर फ्रेंड्स। अब आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट समझने वाला है कि पेरिस क्लाइमेट जो डील हुई थी उसके बारे में याद रखना, वो हमेशा आपके लिए कभी भी एग्जाम में पूछेगा, कहीं पर भी इसको लिख सकते हो। यहां पर पेरिस समझौता हुआ था माय डियर फ्रेंड्स। उसके तहत क्या था कि जो टेम्परेचर उसको 2100 तक मींस 2100 तक 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, मींस प्री इंडस्ट्रियल टाइम, मतलब जब औद्योगिकरण हुआ था उस समय पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर था उससे 2100 तक जाकर 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, उससे ज्यादा ना बढ़े पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है। और अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो पृथ्वी पर कई तरह की आपदाएं आएगी। इसी को रोकने के लिए क्या हुआ था, ऐसा करने के लिए एक प्रावधान बना था पेरिस क्लाइमेट समझौता। उसी के तहत इंडिया के कई तरह के अपने दावे किए थे, अनुबद्धता दर्शाई थी। वहां पर INDC बोलते हैं उसे। हर कोई भी देश क्या करेगा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेज को रोकने के लिए, तो उसने इंडिया ने कहा था कि मैं INDC, उसे बोलते हैं इंटेंडेंट नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब भागीदारी, डिटरमाइंस मिस इंटेंडेंट मिस जो अनुमानित है, नेशनली मिस राष्ट्रीय, डिटरमाइंड इंटेंडेंट नेशनली डिटरमाइंड मिस जो उन्होंने डिटरमाइन किया है, मिस जो फिक्स किया है, उसको बोलते हैं INDC। इसमें इंडिया ने 3 काम किए हैं। इंडिया ने कहा कि हम ग्रीन हाउस गैस जो है उसको 2030 तक हम क्या करेंगे, 22 से लेकर मतलब 33 से लेकर 35% कमी करेंगे, फर्स्ट। सेकंड, हम जंगल लगाएंगे, वो जंगल लगाएंगे जो जंगल लगभग 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन CO2 को सोख जाएंगे, इतना जंगल लगाएंगे। और तीसरी बात की कि हम जो खनिज तेल वगैरह यूज करते हैं, जो पेट्रोल यूज करते हैं, अब वो हम क्या करेंगे, उसकी जगह 40% हम रिन्यूएबल एनर्जी मिस जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसका उपयोग करेंगे, अपने जितना भी साधन वगैरह चलाते हैं उसमें। ये सभी पॉइंट्स थे माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये पसंद आता है माय डियर फ्रेंड्स वीडियो, तो लाइक जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड्स कोई हो तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मैंने अगेन आपको बोला कि आपके व्हाट्सएप पर आप अपने व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हो, इसे कुछ टाइम के लिए लगा सकते हो एज ए स्टेटस। तो मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि जितना पॉसिबल हो सके इसको आप फैलाने की कोशिश करें माय डियर फ्रेंड्स, फैलाने की कोशिश करें। और अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट में डायरेक्टली आप CC लिख सकते हो, क्रिस्टल क्लियर, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि यस। अगर आपको कंफ्यूजन है तो कोई भी पॉइंट आप डाल सकते हो, नेक्स्ट लेक्चर में उसको समझाऊंगा। और कुछ ही दिनों में, थोड़े दिनों में ही हम क्या करेंगे, अब लाइव क्लासेज पर आएंगे। लाइव क्लासेज में आएंगे, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उनको सोल्व करके जल्दी हम मिलेंगे लाइव। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।